डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर्स में जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टमक। एंड स्टमक हमारे गट का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये कंप्लीट गट का आपने पार्ट ड्रॉ किया था, इसोफेगस, स्टमक और ये इंटेस्टाइन के दोनों पार्ट्स। तो अगर आप देखें तो इस कंप्लीट स्केच में ये जो पार्ट है स्टमक का, ये सबसे वाइड होता है। इसकी चौड़ाई जो है सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। तो अगर हम कहते हैं गट इज अ ट्यूब लाइक या पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो उस ट्यूब का या पाइप का सबसे वाइड पार्ट कौन सा होता है? स्टमक। तो मल्टीपल चीजें जो कि आपको स्टमक में आ सकती हैं, आपको शेप याद रखनी है। इसकी इंग्लिश का लेटर जो जे होता है उसकी जैसी इसकी शेप होती है, तो इसलिए हम कहते हैं स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। तो जे लेटर जो है एबीसी का, उसकी शेप भी इसी की तरह की होती है, इस तरह से अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा जे शेप का ऑर्गन है स्टमक। सेकेंडली आपको ये याद रखना है कि स्टमक वो ऑर्गन है जिसमें ओनली मसल्स होते हैं, कोई बोन्स मौजूद नहीं होती है। तो एक बड़ा सा बैग मसल्स का बना हुआ जिसमें फूड को स्टोर किया जाएगा, और इसकी कैपेसिटी होती है मिनिमम 30 ml, जो कि न्यू बॉर्न बेबीज की है। यहाँ पे लिख देते हैं स्टमक की कैपेसिटी 30 मिलीलीटर से 1.5 लीटर तक। और ये मिनिमम कैपेसिटी किसकी है? न्यूबॉर्न बेबीज की, जिन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं। और ये है कैपेसिटी एक अडल्ट पर्सन की। तो दोनों वैल्यूज याद रखिएगा कि स्टमक की कैपेसिटी फूड को स्टोर करने की कितनी होती है। मिनिमम 30 ml एंड मैक्सिमम 1.5 लीटर्स। और स्टमक का साइज जो होता है, इसकी लेंथ होती है 12 इंचेस और विड्थ है स्टमक की 6 इंचेस। और ये 6 इंचेस वहां से है जहां से ये सबसे वाइड होता है, सेंटर से। एक लास्ट पॉइंट ऐड कर लें कि स्टमक की लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ मौजूद होती है। तो अगर ये कंप्लीट आपका ट्रंक है, जब हम बॉडी की पोजीशन की टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे तो उसमें बताया था कि हमारी पूरी ट्रंक को दो हाफ में डिवाइड किया गया होता है। अपर को थोरेसिक कहते हैं, लोअर को एब्डोमेन कहते हैं। तो एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पे स्टमक मौजूद होता है। यह है आपके एब्डोमेन की लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। तो एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पे अपर साइड पे मौजूद होता है स्टमक। तो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि स्टमक में कितने पार्ट्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा उनकी लोकेशन क्या होती है। देन हम डिस्कस करेंगे स्टमक के फंक्शन को। एंड स्ट्रक्चर के लिए ये वही इसोफेगस जो पहले आप ड्रॉ कर रहे थे। ये स्टमक, और स्टमक की स्टार्टिंग पे भी इस तरह की एक रिंग मौजूद है और एंड पे भी इस तरह की एक रिंग मौजूद है। और इसके आगे यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आप कंप्लीट स्केच में देख चुके हैं। ये जो रिंग आपको स्टमक के स्टार्ट पे नजर आती है, इसे हम कहते हैं ये है कार्डियक स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर है ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये रिंग जब कॉन्ट्रैक्ट होती है या सिकुड़ती है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, और ये स्टमक की इस ओपनिंग को क्या करवा देती है? बंद कर देती है। और जब ये रिंग रिलैक्स होती है तो ये खुल जाती है और स्टमक की ओपनिंग भी क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। स्फिंक्टर्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये जहाँ पे भी मौजूद होते हैं वहां से फूड को बैकवर्ड फ्लो होने से रोकते हैं। तो जब फूड इसोफेगस से स्टमक में आ जाएगी तो उसको बैकवर्ड नहीं जाने देते हैं और ये कंस्ट्रिक्ट होकर इस ओपनिंग को बंद करवा देते हैं। सिमिलरली ये जो स्फिंक्टर है स्टमक के एंड पे, इसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ये भी फूड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। जब फूड स्टमक से डाइजेस्ट होकर ड्यूडेनम के अंदर आती है तो उसको दोबारा से ड्यूडेनम से स्टमक में नहीं जाने देगा। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को पॉसिबल करना काम किसका होता है? स्फिंक्टर्स का। एक ही तरफ अलाउ करेगा, बैकवर्ड अलाउ नहीं करता। स्टमक के स्केच में अगर मैं इन पार्ट्स को हाईलाइट कर दूं तो ये वाला जो पार्ट होता है कार्डियक स्फिंक्टर के नीचे, इसे हम कहते हैं कार्डियक पार्ट। ये जो बाहर निकला होता है इसे हम फंडस कहते हैं। ये लास्ट वाला छोटा सा एक पार्ट पाइलोरस होता है और ये मेन पार्ट होता है बॉडी का। इस सबको हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला है स्टमक का कार्डियक पार्ट। इनको नंबर्स कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। फर्स्ट पार्ट था, ये है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम कहते हैं फंडस पार्ट। ये जो एंड पे छोटा सा एक पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं ये है पाइलोरस पार्ट। और ये थर्ड नंबर पे जो मेन आपको नजर आता है ये है स्टमक का बॉडी पार्ट। तो ये फर्स्ट कार्डियक स्फिंक्टर के नीचे कार्डियक पार्ट, थोड़ा सा जो बाहर निकला होता है अपर साइड पे फंडस पार्ट,
ये मेन आपका थर्ड बॉडी पार्ट एंड ये फोर्थ है पाइलोरस पार्ट। एंड स्टमक की वॉल जो है ये अगर हम इसको जूम करके ड्रॉ करें तो वो सेम हमने पहले ड्रॉ की हुई है, उसको दोबारा मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको स्टमक आएगा तो आपने ये वॉल कंपोजिशन ऐड करनी है। तो ये वही वॉल की कंपोजिशन है जो आप डिस्कस कर चुके हैं। सबसे आउटर जो लेयर है स्टमक में वो सीरोसा है। आउटर साइड से इनर साइड पे जो होगी वो मस्कुलर होगी। मसल्स में भी आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं। आउटर है लॉन्गिट्यूडनल जो कि लेंथ वाइज अरेंज होंगे फाइबर्स, सेकंड है सर्कुलर जो कि विड्थ वाइज अरेंज होंगे, और थर्ड है ओब्लिक, थोड़े से टेढ़े अरेंज होते हैं सबसे इनर साइड पे मस्कुलर लेयर के अंदर। एंड थर्ड लेयर है सब म्यूकोसा एंड फोर्थ है म्यूकोसा। सेम मेरा बेटा आप लोगों ने ये 4 लेयर्स लिखनी है जो आप पढ़ चुके हुए हैं। जब भी आपको स्टमक का टॉपिक आए तो उसकी वॉल कंपोजिशन में लिख दीजिएगा। ये यहाँ पे एक छोटा सा डीप पार्ट जो आपको नजर आता है ना, ये इसोफेगस यहाँ पे ऐसे वाइंड अप हो रही है ऊपर, और ये पार्ट जो है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा डीप पार्ट होता है कार्डियक स्फिंक्टर के पास, इसे हम कहते हैं कार्डियल नोच। और ये वाला जो पार्ट होता है स्टमक का, ये साइड जो होती है ये कॉनकेव है, जो डीप पार्ट्स होते हैं उसे कॉनकेव कहते हैं, और ये जो बाहर निकला होता है उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। तो कॉनकेव साइड जो है इसका जो कर्वेचर है ये छोटा होता है, तो हम कहते हैं ये है लेसर कॉनकेव कर्वेचर। और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत बड़े साइज का है और ये कॉन्वेक्स होता है, तो इसे हम कहते हैं ये कंप्लीट पार्ट है, जो कि मैंने डॉट लगा के शो करा दिया, ग्रेटर कॉन्वेक्स कर्वेचर। इसको भी हाईलाइट कर दें, ये है इसोफेगस और ये है ड्यूडेनम। स्टमक के स्ट्रक्चर में ये एक लास्ट पार्ट ऐड कर लें कि स्टमक की जो इनर वॉल होती है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, उसमें फोल्डिंग्स मौजूद होती है एंड उन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं रुगेस। और इनका पर्पस क्या होता है, ये फोल्डिंग्स जो है ये स्टमक का वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करती है। लाइक जो स्प्रिंग होता है उसका साइज पहले छोटा होता है, जब हम खींचते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसी तरह से स्टमक में जब फूड नहीं होती है तो ये फोल्डिंग्स इसी तरह से होती हैं। जब फूड उसमें मौजूद होती है स्टमक में फिल होना शुरू हो जाता है तो ये फोल्डिंग्स जो है ओपन होके उसका एरिया क्या करवा देती हैं, इंक्रीज करवा देती हैं, और मैक्सिमम फूड हम स्टोर करवा सकते हैं स्टमक के अंदर। स्टमक की म्यूकोसा बहुत स्पेशल होती है बिकॉज उसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि स्टमक की म्यूकोसा के अंदर होता है और एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसका नेम क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस। उसकी कंपोजिशन अभी हम लिखते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो कि स्टमक की सबसे इनर वॉल म्यूकोसा के अंदर होता है और फूड को डाइजेस्ट करने वाला लिक्विड प्रोड्यूस करेगा जो कि है गैस्ट्रिक जूस। इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ कर दें, सपोज करें ये स्टमक की सबसे आउटर लेयर है सीरोसा, ये सपोज करें फर्स्ट मस्कुलर लेयर लॉन्गिट्यूडनल, ये सर्कुलर मस्कुलर लेयर्स और ये ओब्लिक, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा का पार्ट। तो म्यूकोसा के अंदर मौजूद होते हैं इस तरह के ब्रांच स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये सेम वही लेयर्स हैं जो पीछे आपने आपने गट वॉल की कंपोजिशन में देखे हैं। सिरोसा, ये तीनों है मसल्स की, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के अंदर ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर ये वाला मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको जूम करके दिखाऊं तो उसमें कुछ इस तरह के सेल्स मौजूद हैं। तो ये वाले हैं म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स। ये रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं गोबलेट सेल्स। पहले लिस्ट बना लेते हैं, देन उसके बाद आपको इनके फंक्शन लिखवा देंगे। ये ग्रीन कलर में है पेराइटल सेल्स और ये थर्ड है चीफ सेल्स एंड ये कुछ हमने फोर्थ टाइप हाईलाइट कर दी एंडोक्राइन सेल्स। तो अब अगर हम इन सारे सेल्स की एक सेपरेट लिस्ट बना लें और देख लें कि स्टमक की म्यूकोसा के अंदर ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये कौन कौन से सेल्स हैं, इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है
और उन सेल्स ने सब ने मिलके जो जूस बनाया है उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला कंपोनेंट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का हम हाईलाइट करेंगे वो है गोबलेट सेल्स। और गोबलेट सेल्स ने क्या काम किया है, म्यूकस की प्रोडक्शन की है। और ये जो म्यूकस है ये क्या करती है, थिक कवर बनाती है स्टमक की वॉल के साथ। और ये जो म्यूकस का थिक कवर बना है स्टमक वॉल के ऊपर, ये थिक कवर क्या करेगा, स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अभी हम देखेंगे आगे स्टमक के अंदर HCl भी होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी होता है जो कि हमारी स्टमक की इस वॉल को ईट अप कर सकता है, जो खुद प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। अगर ये स्टमक है तो उसकी इनर साइड पे यहाँ पे ये थिक कवर गॉबलेट सेल्स ने म्यूकस का बना दिया, जो कि HCl और पेप्सिन जो कि एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, दोनों के हार्मफुल इफेक्ट से बचा के रखेगी। अगर ये म्यूकस का कवर ना होता तो स्टमक की वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती और कोई भी फूड यहाँ पे स्टोर ना हो सकती। सेकेंड सेल जो हम हाईलाइट करेंगे वो है ऑक्सेंटिक सेल, जिसे हम पेराइटल सेल भी कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, स्टमक वॉल के साथ इसने अगर कवर बनाया था तो क्या करेगी, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये फंक्शन है म्यूकस का। सेकेंड जो ऑक्सेंटिक सेल है जिसे हम पेराइटल सेल भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है HCl। HCl के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जिसमें से कुछ मैं आपको लिखवा रही हूँ। HCl का पहला काम ये है कि ये स्टमक में एसिडिक pH को मेंटेन करता है, जो कि है 1 से 2.5 तक की। जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो तब ये pH होती है 1 से 2.5, जो कि हाईली एसिडिक है। और किसकी वजह से, HCl की वजह से। और ये HCl किसने प्रोड्यूस किया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऑक्सिंटिक सेल जिसे हम पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। दूसरा काम क्या होता है इस HCl का, ये HCl जो फूड के अंदर माइक्रोब्स होते हैं उनको भी किल करने में हेल्प करता है। तो हम कहते हैं ये एज ए एंटीसेप्टिक वर्क करता है। और क्यों वर्क करता है एज ए एंटीसेप्टिक, बिकॉज ये फूड के साथ मौजूद माइक्रोब्स को किल करेगा। थर्ड फंक्शन आप ऐड कर सकते हैं कि HCl जो है ये फूड को सॉफ्ट भी करता है। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे कोई भी एसिड गिरता है तो वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर ये फूड के साथ भी मिक्स होगा तो फूड भी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है पेप्सिन, उसको एक्टिव करवाएगी। अगर ये वाली pH ना होती तो एंजाइम वो क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। और ये थर्ड सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जिसे हम जाइमोजन सेल कहते हैं या जिसे हम चीफ सेल भी कह सकते हैं, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसकी इनएक्टिव फॉर्म जो कि है पेप्सिनोजेन। बिकॉज ये एंजाइम हाईली रिएक्टिव होता है तो इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। अगर इसकी ज़रूरत हो तभी इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और इस एंजाइम की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, पेप्सिन। और ये एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, मींस के प्रोटीन के लार्जर पीसेस को कन्वर्ट करता है स्मॉलर पीसेस के अंदर। तो अगर हम ये कह रहे थे कि पेप्सिन इज हाईली रिएक्टिव, अगर इसको इसका काम नहीं दिया जाएगा तो ये स्टमक की वॉल्स को ईट अप करना शुरू कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाएगा। ओनली अगर प्रोटीन मौजूद है फूड के अंदर तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा एक्टिव फॉर्म में। एंड सेकेंड फैक्टर ये कि अगर आपके स्टमक में HCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और 2 pH नहीं है, HCl प्रोड्यूस ना होने की वजह से, तो उस केस में भी ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स में से पहला फैक्टर है प्रोटीन का मौजूद होना, सेकंड है स्टमक में एसिडिक pH का होना जो कि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट करेगी, और वो एसिडिक pH किसकी वजह से, HCl की वजह से। समटाइम्स ये भी लिखा जाता है कि पेप्सिन के कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो कि नए बनने वाले इनएक्टिव फॉर्म को ट्रिगर करते हैं एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने में, अगर हमारी फूड के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है तब। तो ये याद रखिएगा, अगर प्रोटीन मौजूद है फूड के अंदर, उसको डाइजेस्ट करना है तभी इसकी इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट किया जाएगा। और HCl होगा तब भी ये कन्वर्जन पॉसिबल है, अदरवाइज ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, चाहे प्रोटीन मौजूद हो आपकी फूड के अंदर। ऑक्सिंटिक सेल्स जो है ये HCl की प्रोडक्शन के अलावा एक ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि फूड के अंदर मौजूद विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो एक तो HCl लिख दें इसका फंक्शन, और दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पे आपको ऐड करवा देती हूँ।
तो दूसरा फंक्शन क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है। दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक प्रोटीन है उसको बनाना जो कि हेल्प करेगी कौन सा विटामिन, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, फूड से निकालेगा और ब्लड के अंदर डाल देगा, एज अ व्हीकल वर्क करेगा। तो ये दो फंक्शंस है मेरा बेटा, ऑक्सिंटिक और पेराइटल सेल्स के HCl की प्रोडक्शन करना और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन करना। फोर्थ एक सेल आपको हाईलाइट करवाया था, एंडोक्राइन सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड में। वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है एक हार्मोन या केमिकल की प्रोडक्शन। उस हार्मोन का नेम है गैस्ट्रिन। वो गैस्ट्रिन क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन। अगर हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप लिखना चाहें तो जितनी हमारी फूड के अंदर प्रोटीन होती है वो ट्रिगर करती है स्टमक की वॉल के इस हार्मोन का जिसका नेम क्या है गैस्ट्रिन। जितनी प्रोटीन होगी उतना ही क्या बनेगा, गैस्ट्रिन। और जितना ज्यादा गैस्ट्रिन होगा उतना ही क्या बनेगा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, पेप्सिन एंजाइम। वो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो जितना गैस्ट्रिक जूस है उतना पेप्सिन है। प्रोटीन ब्रेक होगी तो प्रोटीन खुद को ब्रेक करवाने के लिए गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करती है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक जूस में होगा पेप्सिन। ये रिलेशनशिप याद रखिएगा। तो जितने मैंने आपको स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के फंक्शंस लिखवाए हैं, जिसमें म्यूकस का काम क्या था, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना, HCl का काम क्या था, एज एंटीसेप्टिक वर्क करना, माइक्रोब्स को किल करना, फूड को सॉफ्ट करना, एंड पेप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। यही फंक्शन आप ऐड कर सकते हैं किसके अंदर, स्टमक के फंक्शन में, कि स्टमक क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा ये अपने HCl को यूज करके माइक्रोब्स को भी किल करता है। उन सारे फंक्शंस में दो और फंक्शन ऐड कर दें कि स्टमक जो है ये टेम्पररी तौर पे स्टोरेज करवाता है फूड की, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। बाकी सब फंक्शंस के साथ एक ये वाला फंक्शन ऐड कर दें। और एक और ऐड कर दें कि स्टमक जो है पेप्सिन के थ्रू तो फूड को ब्रेक करवाएगा, वो है केमिकल ब्रेकडाउन। लेकिन स्टमक की वॉल के अंदर 3 मसल्स की लेयर होती हैं जो कि बहुत रैपिडली मूव करती हैं और अपने अंदर मौजूद फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने में हेल्प करती हैं। तो स्टमक की मूवमेंट की वजह से जो फूड की स्प्लिटिंग होती है उसे हम कहते हैं फूड की मैकेनिकल ब्रेकडाउन होना। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। ना सिर्फ ये अपने मूवमेंट के थ्रू मैकेनिकली डाइजेस्ट करता है बल्कि ये अपने अंदर मौजूद पेप्सिन के थ्रू भी फूड की ब्रेकडाउन करता है जो कि है केमिकल डाइजेशन। ये जो स्टमक के अंदर फूड की स्टोरेज होती है ना, ये हर तरह की फूड, लाइक कभी हम लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, मल्टीपल टाइप्स की हम फूड लेते हैं। तो स्टमक में फूड कितने टाइम तक स्टोर रहती है, उसका टाइम हर तरह की फूड के लिए डिफरेंट होता है। लाइक जो लिपिड्स होते हैं वो 6 to 8 आवर्स तक हमारे स्टमक में स्टोर हो सकते हैं। अगर हमने कोई प्रोटीन वाली फूड खाई है तो वो 4 to 5 आवर्स तक स्टोर होती है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्टोरेज टाइम होता है वो सबसे कम होता है और वो स्टोर होते हैं ओनली 1 to 2 आवर्स के लिए। ये था मेरे बेटे स्टमक का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो कि है ड्यूडेनम।